हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने इसके पहले लोक संख्या अर्थात जनसंख्या चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा कि जनसंख्या में किस तरह से जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ होता है और वह किस तरह से महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख हमने कारण देखे कि जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रवासन, ये सभी जो है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं। इसके बाद इसमें हमने देखा जनसंख्या का वितरण, कि जनसंख्या का वितरण किस तरह से कहीं पर अधिक है तो कहीं पर कम है, अर्थात असमान वितरण है। और उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखे थे प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक और सामाजिक कारक। इसके बाद हमने इसी में अध्ययन किया था जनसंख्या का घनत्व, कि जनसंख्या के घनत्व का क्या अर्थ होता है और किस तरह से जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। अब आज जो है हम इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं जनसंख्या संरचना, कि किस तरह से पुरुष, निरक्षर, बालक, बेरोजगार, ये सभी चीज़ें जो हैं जनसंख्या संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लिंग अनुपात के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है हम देखेंगे कि किस तरह से आयु समूह अनुपात किसे कहते हैं और ये आयु समूह अनुपात है क्या। जैसे कि जहां स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है, वहाँ मुख्यतः पुरुषों का उत्प्रवास अधिक होता है। अर्थात पुरुष जो है, अगर स्त्रियां अधिक है, पुरुषों से अधिक है, इसका अर्थ ये है कि वहाँ से पुरुष जो है स्थानांतरित, उत्प्रवास मतलब स्थानांतरित, कि वह जो है उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए किसी भी कारणवश वह स्थानांतरित हुए हैं। और ऐसा प्रवासन अधिकतम रोजगार हेतु होता है। जैसे आज जो है आपके पेरेंट्स गांव छोड़कर यहाँ चले आए, उसका प्रमुख कारण क्या है? रोजगार। अगर गांव में रोजगार की सुविधा होती तो लोग वहीं रहते, तो स्थानांतरण नहीं करते, उत्प्रवास नहीं करते। तो यहाँ पर ऐसा जो उत्प्रवास होता है, प्रवासन होता है, उसका प्रमुख कारण होता है रोजगार। उदाहरण के लिए केरल, जैसे केरल में स्त्रियों की संख्या अधिक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ पे पुरुष नहीं है, पुरुष हैं, किंतु रोजगार के लिए उन्होंने उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं। किंतु जहाँ स्त्रियों की संख्या कम होती है, वहाँ मुख्यतः स्त्रियों का जन्म दर ही कम होता है। कई सारे स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक होती है और स्त्रियों की संख्या कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो राजस्थान। तो यहाँ पर अब इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर स्त्रियाँ जो है वो कम दर में जन्म लेती हैं। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे भ्रूण हत्या, कि गर्भ में अगर लड़की है तो उसे मार दिया जाता है, उसे जन्म लेने ही नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे जनसंख्या दर कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए ऐसे वहाँ मुख्यतः स्त्रियों का जन्म दर ही कम होता है। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि असमान लिंग अनुपात का समाज पर क्या परिणाम होता है। जैसे कि मैंने कहा कि हजार में कम से कम 998 जो स्त्रियों की संख्या है, वह संख्या उचित प्रमाण माना जाता है 1000 पुरुषों में। किंतु अगर उससे कम है या अधिक है, तो जो असमान लिंग अनुपात समाज को प्रभावित करता है। वहाँ की उन्नति को लेकर भी
इसके अलावा शादी विवाह हेतु भी, तो यहाँ पर असमान लिंग अनुपात जो है वह समाज पर बुरा प्रभाव डालता है। लिंग अनुपात संतुलित रखने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? अब जैसे लिंग अनुपात अगर संतुलित रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि भ्रूण हत्या न किया जाए, लड़कियों को गर्भ में न मारा जाए, उन्हें जन्म लेने दिया जाए, बेटी बचाओ जैसी परियोजनाएं लागू की जाए जिससे कि लड़कियों की संख्या बढ़ सके। तो इस तरह से जो भी है लिंग अनुपात संतुलित रखने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे आयु समूह अनुपात। अब ये आयु समूह अनुपात क्या है? किसी प्रदेश में जनसंख्या के उपघटकों के वर्गीकरण हेतु जब आयु का विचार किया जाता है, अर्थात उम्र का विचार किया जाता है, तो उसे जनसंख्या की आयु समूह संरचना कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक प्रश्न बनता है कि आयु समूह संरचना किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखना उसकी परिभाषा क्या है कि किसी प्रदेश में जनसंख्या के उपघटकों के वर्गीकरण हेतु जब आयु पर विचार किया जाता है तो उसे जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग भविष्य की या भविष्य में कार्यशील आयु समूह एवं आश्रित समूहों का अनुपात समझने में हो सकता है। ये आयु समूह बहुत ही ज़रूरी है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वह रोजगार करने वाले हैं और कितने लोग उन पर आश्रित हैं। इसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही कार्यशील एवं आश्रित समूहों का अनुपात जानने के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि आयु संरचना का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आयु संरचना का उपयोग कार्यशील एवं आश्रित समूहों का अनुपात जानने के लिए किया जाता है। भारत में कार्यशील जनसंख्या का समूह लगभग 15 से 59 आयु के लोगों का होता है। मतलब 15 वर्ष से काम करना शुरू करते हैं और लगभग 59 वर्ष तक का जो है यह कार्यशील जनसंख्या का आयु समूह होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का समूह खाली स्थान आयु के लोगों का होता है। तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा हमारा? 15 से 59 साल के जो लोग हैं उनका कार्यशील में हम जो है उनकी गणना करते हैं। इसे कार्यशील समूह कहते हैं। एक वाक्य के लिए हमारा एक प्रश्न बनता है कि कार्यशील समूह किसे कहते हैं? तो कार्यशील समूह किसे कहते हैं? भारत में कार्यशील जनसंख्या का समूह 15 से लेकर 59 आयु के लोगों का होता है और इस समूह को ही कार्यशील समूह कहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में अर्थात आर्थिक स्वरूप, देश की आर्थिक स्वरूप को सुधारने में प्रत्यक्ष स्वरूप में सहभागिता होती है। ये जो कार्यशील आयु समूह होते हैं इनका प्रत्यक्ष रूप में सहभाग होता है। इस समूह के व्यक्ति नौकरी व्यवसाय में कार्यरत होते हैं। जिस प्रदेश में ऐसे समूह का एवं उसमें भी युवाओं का अनुपात अधिक होता है तो ऐसे प्रदेश का विकास तीव्र गति से होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हमारा, किस प्रकार के प्रदेश का विकास तीव्र गति से होता है? तो किस प्रकार के? जहाँ पर कार्यशील युवाओं का अनुपात अधिक होता है ऐसे प्रदेश में ही ऐसा कहा जाता है कि विकास तीव्र गति से होता है।
अगला देखेंगे आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या का वर्गीकरण दो समूहों में किया जाता है, क्योंकि दो ही वर्ग के लोग जो है वह आश्रित होते हैं। एक होते हैं बच्चे और दूसरे होते हैं बूढ़े। तो 15 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति पूर्णतः कार्यशील समूह पर आश्रित होते हैं, अर्थात जिनकी संख्या, जिनकी गणना हम जो है बच्चों के स्वरूप में करते हैं कि 1 साल से लेके 15 वर्ष की आयु का जो बच्चा है वह आश्रित समूह वर्ग में आता है। और इसके बाद 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति का भी आश्रित समूह में समावेश होता है, क्योंकि यह बूढ़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं। तो प्रौढ़ वर्ग की जनगणना जो है वह भी आश्रित समूह में होती है, किंतु उनका ज्ञान एवं अनुभव इस समूह की अनमोल विरासत है, इसलिए वह पूरे समाज के लिए उपयोगी है। बच्चे जो हैं उन्हें वो हमारे भविष्य हैं, इसलिए यह अनमोल है। और प्रौढ़ वर्ग जो है इन्हें कहा जाता है कि यह अनुभवी वर्ग है, इनके पास अनुभव अधिक होता है। तो इस तरह से बच्चे और बूढ़े यह जो है एक धरोहर स्वरूप होते हैं, जो कि समाज को बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम देखेंगे कि कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना किस प्रकार से की गई है। अभी तक तो हमने देखा कि आयु के अनुसार जनसंख्या की संरचना। अब हम देखेंगे कि कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना किस प्रकार होती है। तो प्रदेश की जनगणना को कार्यशील एवं अकार्यशील समूहों में वर्गीकरण किया जाता है। जो हमारी प्रदेश की जनसंख्या है वह कितने भागों में वर्गीकृत की गई है, कार्यशील और अकार्यशील। इस तरह से दो वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। जो लोग कार्यशील समूह में होकर भी नौकरी अथवा व्यवसाय में कार्यरत नहीं है वे अकार्यशील हुए, अर्थात कुछ ऐसे युवा वर्ग है जो कुछ काम नहीं करते, तो ऐसे लोगों की गणना भी अकार्यशील वर्ग में होती है। अकार्यशील जनसंख्या भी कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होती है। कई सारे ऐसे हैं 25-30 की उम्र के हो गए, उन्हें नौकरी करना चाहिए, किंतु वह जो है आश्रित होते हैं, वह कोई भी काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का जो गणना है उनकी गणना भी यहाँ पर अकार्यशील या आश्रित में किया जाता है। यदि प्रदेश में कार्यकारी लोगों का प्रमाण अधिक होगा, अगर कार्य करने वाले लोग अधिक हैं, तो उस जनसंख्या को उद्यमशील जनसंख्या कहा जाएगा, अर्थात अधिक कार्यशील जनसंख्या के रूप में जाना जाएगा। उद्योग करने वाले लोग, तो यहाँ पे उद्यमशील जनसंख्या किसे कहा जाएगा? तो उत्तर क्या मिलेगा हमको? उद्यमशील जनसंख्या, जहाँ पे कार्य करने वालों की जब संख्या अधिक होती है तो उसे कहा जाता है उद्यमशील जनसंख्या। और जब सभी लोग कार्यरत हैं, सभी लोग काम करने वाले हैं, तो ऐसे प्रदेश का विकास तेजी से होता है। किंतु अगर आश्रित रहने वाले लोग अधिक हैं तो ऐसे समाज का, ऐसे देश का, ऐसे परिवार का विकास संभव नहीं होता। अब हम आगे देखेंगे निवास स्थान। तो अधिवास के अनुसार प्रदेश में जनसंख्या का वर्गीकरण ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में किया गया है। ये जो निवास स्थान है, जैसे गांव और शहर, इस तरह से उसे दो भागों में विभाजित किया गया है। ग्रामीण भाग में
लोग बड़े पैमाने पर प्राथमिक व्यवसायों को कार्यरत रहते हैं। रिक्त स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि ग्रामीण भाग में लोग बड़े पैमाने पर खालिस्तान व्यवसाय में कार्यरत रहते हैं। तो खालिस्तान किस व्यवसाय में कार्यरत रहते हैं? वहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय में कार्यरत रहते हैं। और नगरी भागों में, जो नगरी भाग है, शहरी भाग है, ऐसे भागों में द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में कार्यरत जनसंख्या का प्रमाण अधिक होता है। जैसे आप मुंबई जैसे शहर के अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे लोगों का प्रमुख व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय है। यहाँ पे कोई भी खेती नहीं करता है। किंतु अगर महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग का हम एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले, तो वहाँ पर लोगों का जो प्राथमिक व्यवसाय है वह कृषि है, वह कृषि करते हैं, खेती करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में अन्न उत्पादन में कार्यरत होती है और नगरीय जनसंख्या अनाज खाद्य सामग्री हेतु ग्रामीण जनसंख्या पर आश्रित होती है। नगरीय जनसंख्या वह स्वयं पर निर्भर नहीं होती है। ध्यान में रखिए कि नगरीय जनसंख्या को सदैव ग्रामीण जनसंख्या पर आश्रित होना पड़ता है।